Assalamu alaikum. I am Malik Jahanzeb Mumtaz with second year chemistry. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the chapter number 7 and the topic was history of organic compounds, and today we are going to discuss about some general features of organic compounds. डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एक क्लास है, तमाम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन तमाम में एक जनरली कुछ फीचर्स पाए जाते हैं जिनको हम बारी बारी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है पीकुलर नेचर ऑफ कार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन मौजूद होती है इसकी एक बहुत ही ख़ास किस्म की क्वालिटी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हज़ारों और करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं। और वो क्वालिटी क्या है? वो ये है कि कार्बन अपने ही कार्बन एलिमेंट्स के साथ, अपने ही कार्बन एटम्स के साथ मिलती चली जाती है और यूँ एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलती है, दूसरी कार्बन तीसरी कार्बन से मिलती है और वो मिलते मिलते स्ट्रेट चेन भी बना सकती है और ब्रांच चेन भी बना सकती है। और इस तरह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनती चली जाती है। हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बैकबोन कार्बन है, जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन किया गया था मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो कार्बन की इस ख़ास नेचर को कैटिनेशन कहा जाता है। तो जो कैटिनेशन है वो है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म शॉर्ट और लॉन्ग चेन्स और रिंग्स। यानी कि कैटिनेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई भी एटम दूसरे एटम्स के साथ मिलता चला जाता है, लेकिन वो जो दूसरा एटम है वो अपने ही जैसा हो। मिसाल के तौर पर कार्बन की ही एग्जांपल ले लीजिए। कार्बन दूसरे कार्बन एटम से मिलता है और लॉन्ग चेन्स बनाता हुआ डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देता है। लेकिन ये फिनोमिना सिर्फ कार्बन की हद तक महदूद नहीं है। ये फिनोमिना सल्फ़र में भी मौजूद होता है। सल्फ़र दूसरे सल्फ़र से बॉन्ड बनाता है और यूँ वो लॉन्ग चेन बनाता चला जाता है। लाइक आपने S8 सुना होगा। लेकिन जो स्टेबल कैटिनेशन पाई गई है वो कार्बन की कहलाती है स्टेबल कैटिनेशन। वो क्यों? वो इसलिए कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये अपनी स्टेबिलिटी को कायम रख सकता है और जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता और इजीली लॉन्ग चेन्स बनाकर सेल्फ सस्टेन रहता है। बाकी जो हमारे पास सल्फ़र की कैटिनेशन है वो कैटिनेशंस इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। तो कैटिनेशन के अंदर एटम अपने ही एटम से लिंक होकर लॉन्ग चेन्स बनाते चले जाते हैं, बट द स्टेबल कैटिनेशन वो कार्बन की कहलाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वैरायटी आती है। कार्बन सिर्फ कार्बन से ही बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि उसके जो एक स्टेबल बॉन्डिंग हैं वो दूसरे एटम्स के साथ भी होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह। वो आने वाले हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे कि उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र वगैरह भी मौजूद हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास के अंदर ये जो डिफरेंट साइजेस आती हैं, शेप्स आती हैं, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से आता है। तो कार्बन की जो कैटिनेशन है वो स्टेबल क्यों है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया और दोबारा देख लीजिए। नंबर 1, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इसको 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं
टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल। सो इसलिए ये चार फर्दर कार्बन एटम से कंबाइन करके लॉन्ग चेन्स बनाने की सलाहियत रखता है। दूसरा, इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसे बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। सो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से कार्बन की कैटिनेशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि आपके सामने दिखाया गया है कि किस तरह जो कार्बन है वो जब लिंक करती है तो डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स हासिल होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बैकबोन बनाते हैं। 2 कार्बन कंबाइन कर सकती हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन आपस में कंबाइन कर सकती हैं, 5, 6, हंड्रेड्स ऑफ कार्बन, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंबाइन कर सकती हैं स्ट्रेट में, ब्रांच में, और यूँ आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी आती है। नंबर 2, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर कोवलेंट करैक्टर पाया जाता है, आयोनिक करैक्टर नहीं पाया जाता। ये बात बहुत ही ज़्यादा अहम है और मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैंने डिफ़ाइन किया था, डिफरेंस बताया था, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयोनिक होते हैं, यानी इनमें प्योरली पॉजिटिव चार्ज और प्योरली नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होगा। ये नॉन आयोनिक करैक्टर रखते हैं और इनके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा मौजूद होता है। कोवलेंट करैक्टर जो है वो नॉन पोलर या पोलर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर होगा। अब सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पोलैरिटी कैसे इंट्रोड्यूस होती है किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो पोलैरिटी तब इंट्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्डेड एटम्स के दरमियान ज़्यादा हो। लाइक अब पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंगली, आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो उसमें कार्बन कार्बन से लिंक्ड होगी या उसमें हाइड्रोजन मौजूद होगा। मैं प्योरली हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कार्बन कार्बन के साथ अगर लिंक होगा तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियाई एक ही फोर्स से खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या है? सेम है, +6+6। अगर प्रोटॉन की तादाद सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको खींचने की जो सलाहियत है, यानी पुल ऑन इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों तरफ से सेम है। सो द इलेक्ट्रॉन विल लाई इन द सेंटर। वो किसी एक की तरफ नहीं ज़्यादा करीब जाएगा, वो सेंटर में रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। तो हम इन्हें कहेंगे कि इसमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हुई, ये पोलर नहीं है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आया। दोनों एटम्स जो आपस में बॉन्डेड हैं वो एक जैसे हैं, तो उनमें पोलैरिटी इंट्रोड्यूस नहीं होगी। तो पॉलिंग स्केल के मुताबिक हम देखते हैं कि कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है और कौन सा जो कंपाउंड है हम उसको आयोनिक कह सकते हैं। तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी 2 एटम जो आपस में कंबाइन हुए हैं, उन एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर किसी की ज़्यादा होगी तो वो उस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो अगर जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो दोनों के बीच में 0.5 का हो,
तो हम उसे कहते हैं कि वो कुछ ख़ासा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेंटर में ही रहेंगे, तो हम उसे कहेंगे वो नॉन पोलर है। होगा वो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन वो नॉन पोलर होगा क्योंकि उसमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। सो नंबर 2, if the electronegativity difference of bonded atom lies between 0.5 to 1.7, then the bond will be known as polar covalent। क्यों? क्योंकि उसमें किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा और उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। एंड नंबर 3, इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वुड बी ग्रेटर देन 1.7, then that bond will be known as a ionic bond। जैसे कि हम NaCl के ऊपर करते हैं, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो आयोनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आयोनिक करैक्टर मौजूद नहीं होता। तो मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल दे रहा था और डायग्राम में हमने देखा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा, तो ये क्या है? नॉन पोलर। अब इसके साथ अगर हाइड्रोजन भी आ जाए तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने मेंशन की है, तो उसके मुताबिक अगर एक और डायग्राम आपके सामने मेंशन की गई है वो हाइड्रोकार्बन की है, तो अगर उसके साथ हाइड्रोजन भी आ जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कार्बन की 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट सेंटर में रहेगा और यहाँ पर भी पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी। तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो या तो नॉन पोलर होंगे, और अगर उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह लगी होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, तो वो नॉन पोलर होंगे या पोलर होंगे बट रहेंगे कोवलेंट, उनमें आयोनिक करैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लास है वो ज़्यादातर पोलर या नॉन पोलर होगी, और उनमें कौन सा करैक्टर पाया जाएगा? कोवलेंट करैक्टर। करैक्टर का इसीलिए बताया जाता है क्योंकि कोवलेंट करैक्टर की वजह से उसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उसका रिएक्शंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो किसी भी कंपाउंड के बारे में आपने जानना हो कि उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया उसके अंदर मौजूद कोवलेंट करैक्टर और आयोनिक करैक्टर से लगाया जा सकता है। नंबर 3, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, यानी सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक रिलेशनशिप पाया जाता है, और हम इसको क्लैरिफाई करेंगे होमोलोगस सीरीज़ की मदद से। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहे 50 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक ही मौजूद है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक जैसी प्रॉपर्टी दे देता है। तो अगर उन 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा तो उन
तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। जैसे कि आपको मज़ीद कुछ एग्जांपल्स होमोलोगस सीरीज़ की दी गई हैं। अल्केन, अब अल्केन के अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम होंगी। अल्कीन नंबर 2 पर जो मौजूद हैं, अब उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो यहाँ पर जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, उन तमाम के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लाजमी मौजूद होगा। तो जो प्रॉपर्टी इथीन की होगी वही प्रोपीन की होगी, वही ब्यूटीन की होगी। उन तमाम के अंदर क्या आ जाएंगी, सिमिलैरिटीज़ आ जाएंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। एक और एग्जांपल ले लीजिएगा अल्कोहल की। अगर हमारे पास 1 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, 5 का है, अब उनके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है OH, तो वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेम प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, स्पेशली तौर पर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़, और ये होमोलोगस सीरीज़ हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही मिलती है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जितनी मर्ज़ी कार्बन की चेन हो, बट अगर उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए COOH, तो उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाएंगी। तो होमोलोगस सीरीज़ का फ़ायदा क्या होता है, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अहम फ़ायदा बताया गया है कि दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज़ रिड्यूस्ड द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू ओनली फ्यू होमोलोगस सीरीज़। यानी कि बजाय मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बारी बारी डिटेल स्टडी करने के, आप चंद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर लेते हैं, उनमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होगा, ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम वैसी ही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पर आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही बड़े, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो स्टार्च की ले लीजिएगा। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है और इट बिलोंग्स टू द डिवीज़न ऑफ पॉलीसैकराइड्स। ये पॉलीसैकराइड में आता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टार्च एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, जो कि रिंग स्ट्रक्चर में मौजूद है, मिलता चला जाता है और यूँ एक लॉन्ग चेन्स बनाता चला जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर से वाज़ेह होता है कि यहाँ पर ग्लूकोज के हंड्रेड्स और थाउजेंड्स मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इनिशिएट करता है। हम इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। अब दूसरी एग्जांपल को अगर गौर से देखें तो हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर आता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो आप चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे। अमाइनो एसिड्स दूसरे अमाइनो एसिड से मिलता है और ये एक लॉन्ग चेन बनाता हुआ चला जाता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब यही लॉन्ग चेन आपस में कॉइल होती है या बेंट बैक होगी, तो यूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा और उनके बीच में डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आएंगी और डिफरेंट इंट्रैक्शंस आएंगी। फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मज़ीद कॉइल्ड होता है और फिर इसमें मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी आती है और टर्शरी स्ट्रक्चर एंड देन फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपके पास आता है। तो यूँ स्ट्रक्चर
को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको बताया जा सके कि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होती है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नंबर 5, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को बताने से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइसोमेरिज्म इज़ अ फिनोमिनन in which two or more organic compounds have same molecular formula but different structural formula। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन उनके अंदर जो एटम्स की तादाद है और उनकी जो नेचर है वो सेम है, लेकिन जब उनको आप ड्रॉ करते हैं तो वो ड्रॉ में स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एथेनॉल का स्ट्रक्चर और डाईमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब एथेनॉल के अंदर भी 2 कार्बन, डाईमिथाइल ईथर के अंदर भी 2 कार्बन। एथेनॉल के अंदर 6 हाइड्रोजन और डाईमिथाइल ईथर के अंदर भी 6 हाइड्रोजन। एथेनॉल के अंदर 1 ऑक्सीजन और डाईमिथाइल ईथर के अंदर भी 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है। यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब आप इन्हें स्ट्रक्चरली ड्रॉ करते हैं तो एथेनॉल के अंदर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और डाईमिथाइल ईथर स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रॉ होता है। एथेनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है OH, और डाईमिथाइल ईथर के अंदर ईथर लिंकेज मौजूद है ROR। और ये सिर्फ स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रॉ नहीं हुए, बल्कि ये एक अलग कंपाउंड बन चुके हुए हैं। एथेनॉल की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और डाईमिथाइल ईथर की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड्स हो चुके हुए हैं। तो इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये फिनोमिना मौजूद होता है जिसे आइसोमेरिज्म कहा जाता है, और इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में आइसोमर ऑफ ईच अदर कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होते हैं। ये फिनोमिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिएगा समझने में आसानी के लिए। आपके पास पेंटेन है, तो एक पेंटेन को आप स्ट्रेट चेन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसे एन पेंटेन कहेंगे। इसी तरह 5 कार्बन वाली ही चेन ब्रांच में भी ड्रॉ हो जाती है, ब्रांच में भी मौजूद होती है, और उसे आइसोपेंटेन कहेंगे। और इसी तरह 5 कार्बन वाली ही कार्बन की चेन नियोपेंटेन की सूरत में भी ड्रॉ हो सकती है। अब ये 5 कार्बन हैं और इनके अंदर 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन की तादाद मौजूद है, बट स्ट्रक्चरली ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ना कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होता है। नंबर 6, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन करवाएं और एक तरफ से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन करवाएं, तो जनरली हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेट्स हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, और रिएक्शन के स्लो होने की वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो यील्ड मिलती है, वो भी कम होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो स्लो क्यों होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो फास्ट क्यों होते हैं? उसकी वजह ये है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ज़्यादातर आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। जब आप उन्हें किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो आयंस जनरेट करते हैं, और आयंस फिर आपस में मिलकर एक स्टेबल प्रोडक्ट फ़ौरन बना लेते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है जो कि स्टेबल है, और हमें हाई हीट रिक्वायर्ड होती है उनको तोड़ने के लिए, और टूटने के बाद दोबारा से नए बॉन्ड्स बनने में और दोबारा स्टेबल प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है। इसीलिए इनकी जो रिएक्शंस की रफ्तार होती है वो जनरली
स्लो होती है। हमारे पास लास्ट जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का रूल आपने सुना होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल नहीं होते। हाँ, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी में हल हो भी सकते हैं, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी इतनी फेयर नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होंगे। मिसाल के तौर पर बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, एनहेक्सेन एक्सेट्रा, ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हल कर सकते हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम शो की गई है जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को यानी कि ऑयल उसको पानी के अंदर हल करने की कोशिश की है, और पानी हमारे पास है इनऑर्गेनिक। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल की अलग लेयर बन जाती है और पानी अलग है। तो ऑयल जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑयल के अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं होती जिस बेस पर पानी उसको अपने अंदर हल कर सके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हल कर सकते हैं। अगर इस ऑयल को आप बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर वगैरह में हल करते तो ये इजीली हल हो जाता। थैंक यू सो मच। Once again, thanks for watching guys, and thanks a lot for giving us much love in the last video. Guys, if you're new to the channel, go and subscribe to our channel. I have good news for you. We're going to launch Biology FSC Part 2 in the next coming week. And yeah, if you like our video, give us big thumbs up, subscribe to our channel, share our video with your friends and family and everybody around you. And we will see you in the next video. Thank you. Bye-bye.